हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के जो टाइटल सूट के में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं जो जजमेंट्स बताऊंगी ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट्स पे बताऊंगी, मैं कोई हाई कोर्ट के जजमेंट्स नहीं बताऊंगी। कारण क्या है, देखिए जो हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो बेसिकली वही स्टेट के जो कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो उसका पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट की कोई जजमेंट दूंगी तो जो दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो जजमेंट्स उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए ही खाली मैंडेटरी होगा, मतलब वही उनके लिए बाइंडिंग होगा, मतलब वही मानेंगे। लेकिन अगर वो यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा तो वो दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट को उतना महत्व नहीं देगा, वो क्योंकि वो उसके लिए बाइंडिंग नहीं होता है। हाँ, उसको वो पढ़ सकता है, उसका परसुएसिव वैल्यू ले सकता है। परसुएसिव वैल्यू का मतलब उसको वो एक देख सकता है, लेकिन बाइंडिंग मतलब उसको करना ही करना ऐसा नहीं होता है दूसरे हाई कोर्ट्स का। तो सबसे बेस्ट रहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट्स देखें, जो सभी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे हाई कोर्ट्स को मानना होता है। तो आज हम टाइटल सूट्स के 3 तरह के जो टाइटल सूट्स आज मैं उनको ले रही हूँ। एक तो है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट का, दूसरा है हमारा एडवर्स पोजीशन और तीसरा है विल। इन तीनों चीजों में सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट है, मतलब जिसने उस चीज की क्लैरिटी दे दी है, मैं उन जजमेंट्स को लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेके, जिसका अमेंडमेंट 2005 में हुआ था। इस अमेंडमेंट के बाद में इतना सारा कंफ्यूजन हो गया था, 2005 के पहले का क्या होगा, 2005 के बाद का क्या होगा, मतलब पहले का प्रॉपर्टी पे क्या करना है, बाद पे क्या करना है, इसको लेके इतना सारा कंफ्यूजन था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और इस कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया 2020 में, 2020 में किया। और जो केस लॉ है वो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लैरिटी करके कह दिया है कि जो औरतें, वुमेन या डॉटर है, वो भी ज्वाइंट लीगल हेयर मानी जाएंगी लड़कों के बराबर। और उतना ही प्रॉपर्टी, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसको वो इनहेरिट करेगी अपने मेल काउंटर पार्ट के बराबर, चाहे उसका फादर जीवित हो या नहीं हो। और ये 2005 से पहले के बाद को लेकर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि 2005 को लेकर ही एक डाउट था ना कि 2005 से, क्योंकि बीच में एक जजमेंट आया था बेसिकली, जिसमें ये बोला गया था कि 2005 के बाद पहले अगर फादर का डेथ हो गया है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, अगर बाद में हुआ है तो इफेक्टिव होगा। इस बात को लेके कंफ्यूजन था। तो इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर किया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में। मैं पढ़ भी लेती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए वुमन डॉटर shall also be considered as a joint legal heir as a son and can inherit ancestral property equally as a male heir, irrespective that the father was not alive before the Hindu Succession Act 2005 amendment came into effect। तो बहुत क्लियरली इसमें बोला गया है कि औरतें या बेटी अगर 2005 से पहले भी पिताजी का डेथ हो गया है, तब भी वो इक्वल प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक अपने ब्रदर, सन के बराबर वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी। और ये 2005 का लेकर जो कंफ्यूजन था, इस जजमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया। ये मैंने ऑपरेटिव पोर्शन यहाँ पे डाला है, जो आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडवर्स पोजीशन के बारे में। देखिए, एडवर्स पोजीशन का जो ये जजमेंट है, ये बहुत ही लेंथी जजमेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जजमेंट पे ही मुझे एक अलग सा एक वीडियो बनाना होगा, क्योंकि इसमें जो जो ये पॉइंट मैंने बताया है इसमें, इसके अलावा भी बहुत सारे और पॉइंट्स दिए हैं। पर ये पॉइंट मैंने इसमें इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था कि अगर 12 साल से किसी ने पकड़ के रख लिया है ज़मीन को, बात तो 12 साल के बाद क्या ज़मीन मेरे नाम पे हो जाएगा? ये सवाल बहुत बार आता भी है मेरे कमेंट सेक्शन पे और मुझसे मेल करके पूछा भी जाता है। तो इसलिए मैंने ये जजमेंट का ये पोर्शन डाला, जो इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं उसके लेकर एक वीडियो भी आऊंगी। तो ये जो जजमेंट है वो है रविंद्र कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर, ये 2019 का है। और ये 3 जजेस बेंच का ये जजमेंट है। जो 3 जेबी मैंने लिखा है, ये 3 जजेस बेंच मैंने लिखा है। इसमें ये बोला है जजमेंट में, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें, वो है एट द एंड ऑफ 12 years द एडवर्सर possessor has perfect right to possession of the property to the exclusion of owner, but has no title to the property, while the owner lost his right to possession but continues to have the title to the property। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक एडवर्स पोजीशन में, आपने किसी के जमीन को कब्जा करके रखा है और अगर 12 साल हो जाता है, तो 12 साल हो जाने के बाद में जो जमीन का जो एक्चुअल ओनर है, उस वो जो है अपना, उस जमीन का जो कब्जा का जो राइट होता है, उसका खत्म हो जाता है।
लेकिन जो ज़मीन का जो टाइटल है, वो अब भी उस जो एक्चुअल ओनर है उसके पास में ही रहता है। तो जो एडवर्स पोज़ेशन है अगर उसको अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवाना है, तो बाय फ़ोर्स ऑफ लॉ ही होता है, दैट मीन्स उसको कोर्ट में जाकर ही अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी करवा सकता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें रविंद्र कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर में ये 2019 का ही जजमेंट है। इसमें एडवर्स पोज़ीशन को लेकर बोला गया है। इसमें और भी 4-5 पॉइंट है जो मैं एक वीडियो पे लाऊँगी, अगले वीडियो पे लाऊँगी। अब हम बात करते हैं थर्ड जो है वो है विल। विल पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली, एक्चुअली ये तो बहुत बार बोला गया है लेकिन जो लेटेस्ट जो है मैं उस पे बात कर रही हूँ। वो जो है सुरेंद्र पाल शर्मा वर्सेस सुरजीत कौर, ये 2019 का है। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो मैं ऑपरेटिव पोर्शन जो पढ़ रही हूँ वो ये है। Supreme Court held that an unregistered will could be proved by leading evidence of his possession and custody by the testator, the person who made the will. The court also held that the absence of register did not make the will invalid. मतलब यहाँ पे विल को लेके एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है कि विल अगर रजिस्टर होगा तो ही वो वैलिड होगा। इस बात को एकदम सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर विल रजिस्टर नहीं भी है, नहीं हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन, तो भी वो विल को कोर्ट वैलिड मानेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन ना होना विल को वीक नहीं करता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस जजमेंट सुरेंद्र पाल शर्मा वर्सेस सुरजीत कौर में लिया गया है। ये आया था आपका 2019 का, उसमें किया गया। साथ में इसमें ये बोला गया कि एविडेंस ऑफ हिज पोजीशन एंड कस्टडी बाय द टेस्टेटर, अगर विल रजिस्टर नहीं हुआ है और टेस्टेटर जिसने बनाया उसी की कस्टडी में रहता है, तो भी विल एकदम वैलिड है। मतलब रजिस्टर होना इसका कंपलसरी कहीं पे भी नहीं है। और ये बात सही भी है, अगर हम रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि विल हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। ये बात कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। वहाँ पे भी क्लैरिटी, और इस जजमेंट में उसी बात का रेफरेंस भी दिया गया है कि विल का रजिस्ट्रेशन मतलब एज़ पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट विल का रजिस्ट्रेशन कहीं पे कंपल्सरी नहीं माना गया है। लेकिन विल को प्रूव करने के बहुत और भी फैक्टर्स होते हैं कि विल सच्चा है झूठा है, उन फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है। अगर विल अनरजिस्टर्ड है, तब भी आपको वो फैक्टर्स तो देखना ही होगा, और वो फैक्टर्स अगर पूरे बनते हैं तभी विल को रजिस्टर सॉरी विल को वैलिड माना जाता है। तो रजिस्टर अनरजिस्टर को लेके विल का जो कंफ्यूजन था, वो सुरेंद्र पाल शर्मा वर्सेस सुरजीत कौर में एकदम क्लियर कर दिया गया है। तो आई होप मैं ये 3 इम्पोर्टेंट टाइटल सूट्स का जो फैक्ट होते हैं उनको लेकर मैं आई हूँ, और बहुत ही रीसेंट जजमेंट्स हैं सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे जो चैनल है फिनिक्स पे लीगल, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माय वीडियो।